हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में। वैसे हार्डवेयर का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, उसी में आगे उसको कंटिन्यू करते हुए हमने एड्रेस बस के बारे में लास्ट हार्डवेयर के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे हार्डवेयर के अंदर डाटा बस के बारे में। ओके, डाटा बस जो है उसका जो उपयोग होता है वह सीपीयू तथा मेमोरी के मध्य डाटा संचरित करने में होता है, और जो डाटा बस की चौड़ाई होती है उसका कंप्यूटर की गति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। डाटा बस यदि हमारी चौड़ी होगी तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर की अधिक प्रोसेसिंग गति होगी। इसलिए होता है ऐसा क्योंकि बस का जो प्रत्येक तार होता है वह एक बार में एक बिट संचरित कर पाता है, और एक चौड़ी डाटा बस से एक बार में अधिक डाटा बिट्स सफ़र कर सकती हैं, जिसका परिणाम डाटा का अधिक तेज़ी से आदान प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर के अंदर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, देखिए कैश मेमोरी क्या होती है कि एक अत्यधिक तीव्र एवं छोटी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जो कि सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच में लगी होती है। सीपीयू मैंने आपको बताया था हार्डवेयर के ही अंदर जो सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो वह जो सीपीयू होता है और जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसके बीच में हमारी कैश मेमोरी लगी होती है, और कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वह सीपीयू की प्रोसेसिंग गति के करीब होता है। यह सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच तीव्र गति वाले स्टोरेज की तरह कार्य करती है। जितनी अधिक हमारी कैश मेमोरी होगी उतनी ही अधिक कंप्यूटर की गति होगी। कंप्यूटर में इसका उपयोग बहुत अधिक उपयोग में आने वाले डाटा तथा निर्देशों को प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से स्टोर करना होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया कि कैश मेमोरी का क्या यूज़ होता है। इसका जो उपयोग होता है वह बहुत अधिक उपयोग में आने वाले डाटा तथा निर्देशों को प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से स्टोर करना होता है। यह मुख्य मेमोरी की अपेक्षा बहुत अधिक महंगी होती है, इस वजह से इसका आकार बहुत कम रखा जाता है। हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसकी जो प्राइस होती है वह कम होती है, जबकि जो कैश मेमोरी होती है उसकी जो प्राइस होती है वह बहुत ज़्यादा अधिक होती है, वह बहुत अधिक महंगी होती है, इसलिए इसका आकार बहुत कम रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग गति। तो देखिए प्रोसेसिंग गति का मतलब हमारा कंप्यूटर जब हम उसको डाटा देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद में जो वो प्रोसेसिंग करता है उस प्रोसेसिंग के दौरान जितना समय उसमें लगता है उसे हम प्रोसेसिंग गति के नाम से जानते हैं। एएलयू तथा जो सीयू होती हैं इसमें ये सारी प्रोसेसिंग होती हैं, यानी कि जो मेन प्रोसेसर होता है उसे सीपीयू को माना जाता है, और सीपीयू के ही 2 पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू। ये मैं आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एएलयू के 2 पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू। तो जो सारी प्रोसेसिंग जो होती हैं वह एएलयू तथा सीयू में ही होती हैं, और इन सारी प्रोसेसिंग्स में जो सामंजस्य बैठाया जाता है वो सिस्टम क्लॉक के द्वारा बैठाया जाता है। यह जो क्लॉक होती है वह 1 सेकंड में समान अंतराल पर लाखों विद्युत सिग्नल निकालती है, जिन्हें हम क्लॉक साइकिल के नाम से जानते हैं, और एक साइकिल का अर्थ उस समय से होता है जो एक क्रिया संपन्न करने में लगता है। जितनी छोटी हमारे कंप्यूटर की क्लॉक साइकिल होगी प्रोसेसर की गति उतनी ही तेज होगी, और हमारा प्रोसेसर तेज गति से प्रोसेसिंग कर पाएगा। पिछले कुछ सालों में प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पहले जो हमारे प्रोसेसर्स थे उनकी गति कम थी, लेकिन कुछ सालों में उनकी गति बहुत अधिक बढ़ गई है। हालांकि जो निजी कंप्यूटरों की गति होती है उसे हम सामान्यतः मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। ये भी आपका एक छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि निजी कंप्यूटर की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज। और मिनी कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग गति को नापने के लिए MIPS या BIPS यूनिट का प्रयोग किया जाता है।
यानी मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग गति को MIPS और BIPS में मापा जाता है। एक क्वेश्चन इसके अंदर और बनता है, जैसा मैंने आपको पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस फुल फॉर्म को लेकर आते हैं। एक वर्ड आपको दे दिया जाता है और उसकी पूछी जाती है आपसे फुल फॉर्म कि इसका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ भी हमारे दो क्वेश्चंस बनते हैं, MIPS और BIPS का पूरा नाम क्या है। MIPS का पूरा नाम आप नोट कर लीजिए, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तथा VIPS का फुल नेम है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स। देखिए, किसी भी कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड के अंदर कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स लगे हुए होते हैं और इन एक्सपेंशन स्लॉट्स में हम ड्राइव, डिवाइस कंट्रोलर्स तथा अन्य ऐड ऑन कार्ड्स को लगा सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर कुछ कार्ड्स का प्रयोग किया जाता है और ये जो हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं यह मूलतः एक खांचे के रूप में होते हैं जिसमें कि किसी भी कार्ड को फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक्सपेंशन स्लॉट्स से आपको अपने कंप्यूटर पर आवश्यकता अनुसार डिवाइसेस लगाने की सुविधा मिलती है। इससे आपके पीसी की उपयोगिता में भी वृद्धि होती है और आप कई सारी सुविधाओं का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होता है इसके अंदर लगाए जाने वाले कुछ मुख्य कार्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसमें से फर्स्ट है हमारा वीडियो कंट्रोलर, वीडियो कंट्रोलर। वीडियो कंट्रोलर एक ऐसी युक्ति है जो मॉनिटर पर प्रदर्शित तस्वीर की क्वालिटी को नियंत्रित करती है। वीडियो कंट्रोलर की अपनी स्वयं की मेमोरी होती है जो CPU से तस्वीर संबंधी निर्देश प्राप्त करके उसे मॉनिटर को भेजती है। वीडियो कंट्रोलर की जो मेमोरी होती है उसे ड्यूअल पार्ट मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग CPU तथा वीडियो कंट्रोलर दोनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि ड्यूअल पोर्ट मेमोरी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा वीडियो कंट्रोलर। नेक्स्ट है हमारा साउंड कार्ड। एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगने वाला दूसरा कार्ड है हमारा साउंड कार्ड। देखिए, साउंड कार्ड का मतलब क्या होता है, साउंड यानी ध्वनि। तो ध्वनि कार्ड, ध्वनि क्या होती है ये हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी हमें सुनाई देता है वह ध्वनि होती है। तो जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे पीसी के अंदर साउंड कार्ड नहीं लगा होगा हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इसलिए ध्वनि कार्ड होने के बाद में आप अपने कंप्यूटर पर ध्वनियाँ सुन सकते हैं और इस कार्ड के द्वारा ध्वनि को इनपुट भी किया जाता है और आउटपुट भी किया जाता है। इनपुट मीन्स हम कोई भी आवाज़ उसके अंदर डाल भी सकते हैं और आउटपुट का मतलब हम कंप्यूटर से ध्वनि भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ भी उसमें सेव होगा तो उसको आप ध्वनि के रूप में सुन भी सकते हैं। साउंड कार्ड के द्वारा ध्वनि को बिट्स तथा बिट्स को ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। इसमें ध्वनि को इनपुट के रूप में डालने के लिए तो माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है और आउटपुट के रूप में प्राप्त करने के लिए स्पीकर्स का प्रयोग किया जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि जब हमें कंप्यूटर में किसी ध्वनि को इनपुट करना होता है तो उसके लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं और जब हमें उसका आउटपुट प्राप्त करना होता है, जब हमें कुछ सुनना होता है तो हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। साउंड कार्ड की मदद से हम ध्वनियों को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उन्हें बजा भी सकते हैं, यानी कि हम इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा SCSI। SCSI यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए, SCSI का फुल नेम है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI का फुल नेम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। देखिए ये भी हमारे कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगने वाला एक कार्ड है। और SCSI जो है वह पिछले कुछ समय तक तो पिछले कुछ समय तक हमारी IDE इंटरफेस वाली प्रणाली चलती थी, उससे पूरी तरह से भिन्न एक इंटरफेस है। और इसका विकास एप्पल कंप्यूटर के अंदर किया गया था सबसे पहले, और आज भी मैकिन्टोश में इसको काम में लिया जा रहा है। वर्तमान में जो हमारे SCSI हैं वह समानांतर इंटरफेसेस होते हैं और SCSI पोर्ट्स का समर्थन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। SCSI इंटरफेस जो है वह अन्य क्रमिक तथा समानांतर इंटरफेसेस की अपेक्षा अधिक तेज़ी से डाटा को स्थानांतरित करता है। इसकी जो डाटा को स्थानांतरित करने की जो स्पीड होती है वह 80 MB पर सेकंड के करीब होती है। साथ ही आप एक ही SCSI पोर्ट में कई उपकरणों को एक साथ में जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में सिर्फ एक डिवाइस को ही इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप कितने भी डिवाइसेस एक साथ इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और उन सबको काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से यह जो SCSI है यह एक इंटरफेस की बजाय सिर्फ एक इंटरफेस ही नहीं है, उसकी बजाय एक इनपुट आउटपुट बस की भांति कार्य करता है। यानी कि यह इनपुट के लिए भी यूज़ किया जाता है और आउटपुट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस SCSI जो होता है वह ANSI के मानक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस का समूह होता है, जो निजी कंप्यूटरों को पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, CD-ROM ड्राइव, प्रिंटर आदि से संचार करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट होता है हमारा नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड, देखिए नेटवर्क कार्ड को हम NIC के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नेटवर्क कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस तरह का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, तो इसका आंसर होगा नेटवर्क कार्ड को NIC के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर NIC का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क कार्ड के द्वारा किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से यह जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों के साथ अपने संसाधनों एवं फाइलों को शेयर कर पाता है। देखिए हम देखते हैं कि जो हमारे जो सभी आप मोबाइल्स देख लीजिए या कंप्यूटर्स देख लीजिए, उसमें आजकल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, तो उसका जो प्रयोग किया जाता है वह नेटवर्क कार्ड के माध्यम से किया जाता है। और नेटवर्क कार्ड को बोर्ड में उपलब्ध एक्सपेंशन स्लॉट्स में ही लगाया जाता है। हम यहाँ पर हार्डवेयर के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स का परिचय प्राप्त कर रहे थे, और उसी एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाने वाले कार्डों में से एक कार्ड नेटवर्क कार्ड भी होता है। इसमें पीछे की ओर एक पोर्ट होता है, जिसमें नेटवर्क केबल लगाई जाती है। नेटवर्क कार्ड का चयन करते समय कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेष ध्यान हमें रखना होता है। तो ये तो था हमारा एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स के बाद में हम बात करेंगे हमारी मेमोरी यूनिट के बारे में। देखिए जो मेमोरी होती है वह किसी भी कंप्यूटर में आंतरिक संग्रहण क्षेत्र होती है। इसे हम सीधे तौर पे समझें तो मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है याद, और याद का मतलब जो हमारा जो मानव शरीर होता है, उस मानव शरीर में जो भी कुछ याद हमें करना होता है वो कहाँ पर संग्रहित होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरी जो बॉडी होती है उसमें आपको कोई भी चीज़ याद रखनी होती है, तो वह आप कहाँ याद रखते हैं, कहाँ आपके स्टोर होती है वो चीज़?
ऑब्वियसली हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर वो सारी मेमोरी स्टोर होती है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी जो कुछ भी हम संग्रहित करते हैं, जो डाटा, जो इंस्ट्रक्शंस हम संग्रहित करते हैं, वो सभी कंप्यूटर के दिमाग के अंदर स्टोर होती है। और हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता डाटा, निर्देशों तथा परिणामों को संग्रहित करने तथा पुनः प्रदर्शित करने के लिए होती है। प्रत्येक कंप्यूटर में एक निश्चित मात्रा में भौतिक मेमोरी होती है जिसे रैम के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको नापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उनमें से मुख्य हैं KB, MB तथा GB। KB, MB तथा GB, इन तीनों इकाइयों में कंप्यूटर की मेमोरी को सामान्यतया नापा जाता है। यहाँ पर KB का फुल फॉर्म है किलोबाइट्स। KB मीन्स किलोबाइट्स। MB मीन्स मेगाबाइट्स। MB मीन्स मेगाबाइट्स एंड GB मीन्स गीगाबाइट्स। गीगाबाइट्स। इन यूनिट्स में हम कंप्यूटर की मेमोरी को नाप सकते हैं। और जो हमारी कंप्यूटर में उपलब्ध मेमोरी होती है उसे हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वह है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है और इस मेमोरी की प्रोसेसिंग गति अत्यधिक तीव्र होती है क्योंकि यह सीधे CPU से जुड़ी होती है। ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसे भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट होती है रैम एंड सेकंड रोम। तो सबसे पहले हम रैम की बात करते हैं। रैम के बारे में परिचय प्राप्त करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। और ये क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आता है। रैम का जो पूरा नाम होता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह मुख्य मेमोरी के समान ही होती है और कंप्यूटर की इस मेमोरी की विशेषता यह होती है कि इसे रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। रैंडमली एक्सेस करने का अर्थ होता है कि इसकी किसी भी बाइट को बिना उसकी पूर्व बाइट को एक्सेस किए बिना ही एक्सेस किया जा सकता है। रैम जो है वह अधिकांशतः उपयोग में लाई जाने वाली मेमोरी है और इसे कंप्यूटर के अतिरिक्त अन्य डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर्स आदि में भी काम में लिया जाता है। रैम में हम अपना डाटा लिख भी सकते हैं तथा इसमें लिखे हुए डाटा को हम पढ़ भी सकते हैं। रैम के अंदर जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वह अस्थायी रूप से उसके अंदर स्टोर होता है। इसमें डाटा तब तक ही संग्रहित रह सकता है जब तक कि कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह चालू रहता है। जैसे ही विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जाता है उसके अंदर जो हमने स्टोर किया है वह सब भी उसके अंदर से हट जाता है। विद्युत प्रवाह के रुकते ही इसमें सुरक्षित रखा गया समस्त डाटा भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हम इसे वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और इसकी कीमत भी अधिक होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही प्रयोग किया जाता है। और ये जो रैम होती है इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 डायनेमिक रैम एंड नंबर 2 स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को शॉर्ट रूप में ड्रैम के नाम से जाना जाता है और यह रैम का अधिक प्रचलित रूप है। रैम को 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है ताकि इसमें संग्रहित डाटा नष्ट ना होने पाए। और जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसे शॉर्ट में SRAM के नाम से जाना जाता है। SRAM के अंदर जो हम सूचनाएं
संग्रहित करते हैं वह स्थायी रूप से संग्रहित होती हैं और इसे बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि इसमें किसी भी बाइट को संग्रहित करने के लिए अधिक ट्रांजिस्टर्स की आवश्यकता होती है, अतः इनकी संरचना अधिक जटिल होती है। इन्हें बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह ड्रैम की तुलना में अधिक तीव्र तथा महंगी होती है। स्रैम जो है हमारी वह ड्रैम से ज़्यादा महंगी भी होती है और इसकी जो गति होती है वह भी बहुत तीव्र होती है। तो आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रोम के बारे में जो हमारा सेकंड इसका पार्ट था रोम और आगे इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।